नमस्कार सभी को। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का 10वां पाठा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद लेकर। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ को जो मैंने पढ़ाया है वो पिछले अंक में आपको मेरी इसी चैनल में प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा, तो उसे आप अवश्य देखिएगा। और आज मैं आपका संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला है डॉक्टर से लेकर जाता था। तो संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती से लिया गया है। पाठ का शीर्षक भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये पाठ का नाम है। तो संदर्भ आपका हमेशा यही रहेगा, क्योंकि इस पाठ का नाम भी यही है, कि पुस्तक का नाम भी यही है। संदर्भ में यही दिया जाता है कि आपका पाठ कौन सा, पाठ संख्या। इसमें पाठ संख्या नहीं है, लेकिन आप जोड़ सकते हैं इसे पाठ संख्या को, इसमें मैंने नहीं लिखा है। और आप पाठ पुस्तक जो भी है उसका नाम, पाठ का नाम, उसके रचयिता, तो इसमें रचयिता तो है नहीं, कौन इसके लेखक है ऐसा कुछ नहीं दिया गया है आपकी पुस्तक में। तो संदर्भ इसी तरह से लिखा जाता है। आगे आप संदर्भ लिखें तो इसी चीज़ का ध्यान रखें। प्रसंग में जो भी गद्यांश है और उसकी जिस बारे में बताया गया है वही आपको प्रसंग के अंतर्गत लिखना है। तो इस तरह से ये आपका संदर्भ हुआ। प्रसंग में है प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में प्रकाश डाला गया है। अब आइए इसका अनुवाद देखते हैं। गद्यांश आप अपनी पुस्तक से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अप्रैल मास की 14 तारीख को अर्थात 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ये बाबा साहब नाम से प्रसिद्ध हुए। अंबेडकर भारतीय कानून के ज्ञाता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन को चलाया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री अर्थात कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार, शिल्पी, निर्माता, शिल्पी का हो या निर्माता को बात एक ही है, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के छात्र थे। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में शोध कार्य किया। इन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त की। वे जीवन के प्रारंभिक काल में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर थे। उसके बाद इन्होंने अधिवक्ता का कार्य भी किया। 1956 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सन 1990 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया, यानी मृत्यु के उपरांत, मरणोपरांत इन्हें ये अलंकार सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ था। सर्वोच्च, इसमें भारत रत्न छूट गया, इसे आप जोड़ लें। इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न, ये यहाँ पर मैं लिखे दे रही हूँ, इसे आप अपने हिसाब से सही से लिख लीजिएगा। भारत रत्न अलंकृत किया गया। अगला है अंबेडकर से संयोजित पाठ। ये इतना गद्यांश इस संदर्भ प्रसंग के अंतर्गत है। प्रस्तुत गद्यांश में अंबेडकर की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है। अब अनुवाद में देखिए। अंबेडकर महोदय का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। ये रामजी मालोजी, ये इनके पिता का नाम था। सकपाल इनका जाति का था संबोधन। महोदय एवं भीमाबाई के 14वें पुत्र थे। उनका कुटुंब मराठी था, यानी वो मराठी थे। इस समय आंबेडवे गांव महाराष्ट्र के रत्नगिरी, जो इस समय आंबेडवे गांव महाराष्ट्र के रत्नगिरी जनपद में स्थित है वर्तमान समय में। ये हिंदू में महार जाति से संबंधित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्वज बहुत समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में कार्यरत अर्थात कार्य करते रहे।
उनके पिता भारतीय सेना मऊ शिविर में सेवा में थे। अतः यहाँ पर कार्य में तल्लीन, कार्य का तल्लीन का अर्थ है निष्ठापूर्वक कार्य करना, अपने कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करना। अतः यहाँ पर कार्य में तल्लीन अर्थात निष्ठा से कार्य करते हुए सूबेदार की पदवी को प्राप्त किया। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी भाषा में औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित थे। आगे देखिए, अपनी जाति के कारण उन्होंने सामाजिक प्रतिरोध सहन किया। अपनी जाति के कारण यहाँ पर ये अर्थ है कि ये जो थे नीच जाति के थे और उस समय हिंदू समाज में इस जाति को छुआछूत के अंतर्गत माना जाता था। उन लोगों को लोग छूना पसंद नहीं करते थे और समाज में उनका बहुत बहिष्कार होता था, जिसको इन्होंने बहुत सहन किया। अपनी जाति के कारण इन्होंने सामाजिक प्रतिरोध सहन किया। रामजी सकपाल इनके पिता ने विद्यालय में अपने पुत्र के उपनाम सकवाल के स्थान पर अम्बाड़वेकर लिखवाया। एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव इनसे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने इनके नाम के आगे से अम्बाड़वेकर हटाकर अम्बेडकर जोड़ दिया अर्थात लगा दिया। इसी समय से ये अम्बेडकर नाम से विख्यात हो गए। उसके बाद ये अम्बेडकर नाम से विख्यात हो गए। इनका सकपाल जो उपनाम था, जाति का संबोधन जिससे होता था, वो हट गया। और अगला देखिए, अम्बेडकर उपाधि लघुत्तम। तो संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में अम्बेडकर जी की शिक्षा एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए, सन 1998 ईस्वी में उन्होंने दूसरा विवाह किया। 1913 में गायकवाड़ शासक संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए जाकर भीमराव अंबेडकर का चयन हुआ अर्थात भीमराव का वहाँ अध्ययन के लिए चयन हुआ या चुने गए। उन्हें इस कार्य के लिए 11.5 यानी $11.5 प्रति मास दिए जाते थे, जो कि छात्रवृत्ति थी इनकी। न्यूयॉर्क नगर में आगमन के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीति विभाग के स्नातक व अध्ययन क्रम में प्रवेश प्राप्त किया। 1916 ईस्वी में उनके शोध के लिए उन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी ये शोध की पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया इस रूप में प्रकाशित हुई अर्थात पुस्तक के रूप में शोध प्रकाशित हुए। वे अपनी पीएचडी की ये उपाधि लेकर 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर लंदन गए। वहाँ इन्होंने ग्रेज इन एब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विषय में नियम कानून अध्ययन के लिए कानून शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि में अपना नाम उल्लेख करवाया यानी लिखवाया। अगले वर्ष छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण वे अपना अध्ययन छोड़कर भारत लौट आए। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था, यानी जब वो भारत लौट कर आए तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में कार्य किया। अपने जीवन में अचानक उपस्थित समस्या को देखकर उनका मन कहीं वहाँ भी नहीं रमा, इन्हें वहाँ भी अच्छा नहीं लगा। इन्होंने स्ववृत्ति का अर्थ होता है आजीविका यानी जीविकोपार्जन। जो हम अपनी आजीविका चलाने के लिए धन का उपार्जन करते हैं उसे आजीविका या स्ववृत्ति या धनोपार्जन कहा जाता है। को त्याग व्यक्तिगत शिक्षक यानी प्राइवेट टीचर, कोचिंग आदि जो होती है, लेखाकार रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने विदेशी मित्र पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडेनम महोदय के कारण मुंबई में स्थित सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स विद्यालय में राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रोफेसर के रूप में आजीविका प्राप्त की। 1920 ईस्वी में कोल्हापुर नगर के महाराजा अपने पारसी मित्र की सहायता से ये इंग्लैंड जाने में समर्थ हुए। इनके पारसी मित्र थे, उनकी सहायता से ये इंग्लैंड पहुंच गए, समर्थ हुए। 1933 ईस्वी में अपने शोध कार्य रूप्यकाणाम समस्या यानी प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी को पूरा किया। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। जब इन्होंने कानून के अध्ययन को पूरा कर लिया तब ये ब्रिटिश बार संस्थान में बैरिस्टर रूप में प्रवेश प्राप्त किया। जब इनकी ये उपाधि पूरी हो गई तब इन्होंने कानून के अध्ययन को पूरा कर लिया तब ये ब्रिटिश बार संस्थान में बैरिस्टर रूप में प्रवेश प्राप्त किया।
भारत लौटने के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3 महीने तक जर्मनी देश में थे। यानी जब ये भारत में आए थे तो उसके पूर्व ये 3 महीने जर्मनी देश में रहे। वहाँ इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वान विश्वविद्यालय में किया। वे जून मास की 8 तारीख अर्थात 8/6/1927 ईस्वी को कोलंबिया विश्वविद्यालय पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अब अगला देखिए, आप ये जो है आप अपनी पुस्तक से देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो अनुवाद आपको मिलेगा। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद में देखिए, सन 1920 ईस्वी में मुंबई नगर में इन्होंने साप्ताहिक मूक नायक पत्रिका प्रकाशित करवाई। ये पत्रिका तीव्र गति से लोगों के मन में स्थान बनाने में सफल रही। इस पत्रिका का कार्य हिंदू समाज में व्याप्त जातीय भेद को दूर करना था। दलित समाज के एक सम्मेलन में इनके व्याख्यान से प्रभावित स्थानीय शासक साहू चतुर्थ ने अंबेडकर के साथ भोजन कर लिया। उनके भोजन कर लेने से इस रूढ़िवादी समाज में कोलाहल शोरगुल होने लगा। यानी लोग परपंच करने लगते हैं ना, लोग कहने लगे कि उन्होंने उनके साथ, क्योंकि नीच जाति के थे, शोरगुल होने लगा। अंबेडकर एक लब्ध प्रतिष्ठित वकील हुए। उसके बाद उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य दलित वर्ग में शिक्षा का प्रसार एवं उनके लिए सामाजिक आर्थिक उन्नति का कार्य प्रमुख था। इस उद्देश्य था इनकी जो ये दल बना था, ये जो सभा बनी थी, इसका उद्देश्य यही था। इन महानुभाव ने अस्पृश्यता छुआछूत दूर करने के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य छुआछूत को दूर करना तथा छूत माने जाने वालों का मंदिर में प्रवेश तथा उनकी पेयजल की समस्या का समाधान था। थोड़े ही समय में अंबेडकर प्रख्यात दलित नेता हो गए, अर्थात प्रसिद्ध दलित नेता बन गए। उन्होंने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ फेंकना के लिए उदासीन कथन की कटु आलोचना की। वे ब्रिटिश शासन की विफलता से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लिए अलग राजनीतिक परिचय की विचारधारा स्थापित की, जिसमें कांग्रेस का ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप न हो। यानी उनकी एक स्वतंत्र विचारधारा जिसमें किसी भी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। अगला देखिए, अक्टूबर मास से लेकर प्रतिभाति तक। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। प्रसंग में आप प्रस्तुत गद्यांश में अंबेडकर के सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। अक्टूबर मास की 13 तारीख 1935 अर्थात 13 अक्टूबर सन 1935 ईस्वी को यह विधि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हुए। प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। इसी वर्ष इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी की तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा थी, किंतु इन्होंने आदेश नहीं दिया। इनका चिंतन या विचार एक ही बात है कि जहाँ कहीं सम्मान न हो वहाँ जाना निष्फल होता है, अर्थात बेकार है। अक्टूबर महीने की 13 तारीख को इन्होंने नासिक नामक स्थान पर एक सम्मेलन के भाषण के बीच में धर्म परिवर्तन करने का मन बनाया। इन्होंने अपने अनुयायियों को भी हिंदू धर्म छोड़ने के लिए प्रेरित किया। 1936 ईस्वी को इन्होंने स्वतंत्र होकर लेबर पार्टी दल की स्थापना की। केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन में 15 स्थानों पर विजय प्राप्त की। इन्होंने अपनी पुस्तक जाते विनाशा भी इसी वर्ष प्रकाशित की, जो कि न्यूयॉर्क में लिखे गए शोध पत्रों पर आधारित थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन यानी बंटवारा के समय इनका कहना था कि कनाडा देश में निरंतर सांप्रदायिक विचारधारा के गतिशील होने पर भी वहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी साथ साथ ही रहते हैं। तब इस देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। ये पक्षधर नहीं थे कि भारत और पाकिस्तान का इस तरह से देश का विभाजन हो और 2 राष्ट्र बने। तो ये इसके पक्षधर नहीं थे। इन्होंने विरोध किया और अपना विचार रखा कि जब वहाँ पर कनाडा में प्रगतिशील सांप्रदायिक विचारधारा गतिशील होने पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी साथ साथ रह सकते हैं, तब इस देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ क्यों नहीं रह सकते, अर्थात रह सकते हैं। उनकी चिंता थी कि देश निर्माण का समाधान अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत तुरंत ही हुआ था और
उस समय देश के आगे आर्थिक सामाजिक कई प्रकार की समस्याएं थीं। तो उन समस्याओं को देखते हुए इनका विचार था कि देश निर्माण का समाधान अत्यंत कठिन होगा और यदि बंटवारा हो जाएगा तो समस्या और भी बढ़ जाएगी। विशाल जनसंख्या स्थानांतरण के साथ ही सीमा विवाद की समस्या हो जाएगी। एक समस्या का समाधान होगा तो उसके साथ ही दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उनका ये कथन भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंसा को देखकर सही ही प्रतीत होता है। तो ये यहाँ तक हुआ। अगला गद्यांश है अगस्त मास से लेकर इत्यादि। आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों तथा स्वतंत्रता के पश्चात उनके द्वारा संविधान निर्माण तथा सरकार को दिए गए सहयोग व कार्यों का वर्णन है जो कि उन्होंने अपने प्राप्त पद के निर्वहन में किए थे। अनुवाद देखिए। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस दल के नेतृत्व में गठित सरकार के अस्तित्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री, विधि का अर्थ कानून होता है, देश के प्रथम विधि मंत्री कानून मंत्री हुए। अगस्त मास की 29 दिनांक अर्थात 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के नवीन संविधान के अध्यक्ष नियुक्त हुए। ये समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। यानी इनका कहना था कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं, जो भी नागरिक हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। 1950 ईस्वी को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति, ये यहाँ पर इन्होंने हटा दीजिए, ये लिख दीजिए। 1950 ईस्वी को ये बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दिसंबर मास की दिनांक 6/1956 अर्थात 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी पुस्तकें लिखी, यथा जैसे, तो ये इनकी पुस्तकों के नाम हैं और इन्हें आप याद कर लीजिए तो ये आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका आज जो पूरे संपूर्ण पाठ का संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद पूर्ण हुआ। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, प्रस्तुति अच्छी लगती हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।